स्वागत है एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन पार्ट 3 में। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने कुछ एम्पायर्स के नाम दिए हुए हैं और इन एम्पायर्स के शासनकाल में जो बेहतरीन चीज़ें हुई हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, और भी बेहतरीन चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ये बस याद रखने के पर्पज़ से है। जैसे कि पांड्यास के टाइम पे संगम लिटरेचर था क्या, वो हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भीतरगांव रॉक टेम्पल, चोल शासन के टाइम पे बृहदेश्वर टेम्पल। कई बार बृहदेश्वर टेम्पल पे ध्यान देना, कई बार ये बी से लिखा होता है और कई बार वी से लिखा होता है, वी फॉर वैन, उससे लिखा होता है। तो देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं यार बी वाला और भी वाला दोनों मंदिर अलग है क्या। नहीं, दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। तो चोल एम्पायर के टाइम पे बेहतरीन क्या हुआ, बृहदेश्वर टेम्पल। चंदेल डायनेस्टी के टाइम पे कंदारिया महादेव टेम्पल। कहाँ है ये, एमपी खजुराहो में। सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे रानी की वाव स्टेपवेल। होयसाला डायनेस्टी के टाइम पे होयसालेश्वर मंदिर। और तुलुव डायनेस्टी के टाइम पे अमुक्तमल्यद और टेम्पल एक्सपेंशन। और अमुक्तमल्यद है क्या, अमुक्तमल्यद पॉलिटी की बुक है। जैसे कि हमारे टाइम में हम पॉलिटी के लिए क्या पढ़ रहे हैं, लूसेंट जी के, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा तो इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, जो उससे भी ज़्यादा पढ़ता होगा तो वो इंडियन पॉलिटी बाई डी बसु। तो अमुक्तमल्यद उस ज़माने की पॉलिटी की बुक है, बेहतरीन बुक। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, दैट who were the patrons of Sangam literature? Who were the patrons of Sangam literature? संगम लिटरेचर के रक्षक कौन थे? पैट्रन से क्या मतलब है कि वो उनकी सपोर्ट करते थे, उस चीज़ को प्रोटेक्शन देते थे। किस प्रकार की प्रोटेक्शन, एनी प्रकार, फाइनेंशियली, आर्मी के थ्रू बचाकर किसी भी तरीके से, या फिर उनके पोएट्स को अपने दरबार में रखना, उनकी सभाएं करवाना, ये होता है पैट्रन का काम। तो सवाल क्या था कि संगम लिटरेचर के पैट्रन्स कौन थे, तो इसका आंसर है द पांड्यास। संगम लिटरेचर वैसे है क्या, संगम लिटरेचर अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर को कहा गया है। और मेगास्थनीज के रिकॉर्ड में जो पांड्यास थे, उनका किंगडम मोतियों के लिए जाना जाता था, पर्ल्स, मोतियों के लिए। किंगडम प्रोफाइल देख लो इनका, क्या है कि इनका जो कैपिटल है वो है मदुराई, है नहीं था, कैपिटल जो है वो मदुराई था। और ये प्रेजेंट डे, अगर हम बिल्कुल आज की बात करें तो ये जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामंद और मदुराई डिस्ट्रिक्ट होते हैं तमिलनाडु में, ये वहाँ सिचुएटेड था इनका किंगडम। एम्ब्लेम फिश, जैसे कि हमारा अभी का जो इंडियन कंट्री, पूरी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया हमारा देश, उसका हमारा एम्ब्लेम क्या है, जो अशोक स्तंभ का जो शेर है, 4 शेरों वाला, 4 मुंह वाला शेर, वो है हमारा एम्ब्लेम। उसी प्रकार पांड्यास डायनेस्टी का एम्ब्लेम क्या था, फिश। ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के जो एम्पायर्स हैं, इनमें एम्ब्लेम के बारे में काफ़ी पूछा गया है। जैसे कि चोल साम्राज्य हुआ, या फिर चेर साम्राज्य हुआ, या फिर पांड्या साम्राज्य हुआ, इनके बारे में पूछा गया है कि इनका एम्ब्लेम क्या था। ठीक है, पांड्या डायनेस्टी का पहला रूलर मोडुकुडुमी, फेमस रूलर नेंदुजेलियन। और इनकी लेगेसी क्या थी, कल्चरल लेगेसी, कल्चर मतलब गाथा क्या थी, सबसे बेहतरीन क्या हुआ था इनके टाइम पे, तो ये था इनके टाइम पे संगम सभाएं हुई थी, संगम लिटरेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। संगम लिटरेचर है क्या, संगम लिटरेचर इज द अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर। ये देखो 3 संगम सभाएं हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, खैर वो इम्पोर्टेंट है नहीं कि कहाँ पर हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच क्या गया था इनके टाइम पे। तो जो सेकंड संगम सभा हुई थी ना, उनके टाइम पे ये टेक्स्ट बच गया था। कहा जाता है कि जो सेकंड संगम सभा है, ये उस टाइम की, यानी कि जो तोलका पीएम है,
ये उस टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिसे बचाया जा सका है। और थर्ड संगम सगा में ये आप देख ही रहोगे, ये टेक्स्ट बचे हुए एट्टू टोगाई पट्टू पट्टू और पटी नेंकी लाका नाक्कू। ये उस टाइम का सर्वाइविंग टेक्स्ट है, बचाया गया है इसे। इज़ अ पार्ट ऑफ तमिल लिटरेचर और यू कैन से संगम लिटरेचर। अब आता है आपका चोल एम्पायर। चोल एम्पायर का यहाँ डिस्क्रिप्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसके आगे हम इस शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक रूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो चोल एम्पायर जो है वो 850 से लेकर 1279 एडी तक था, लगभग 400-450 साल। अरे जी हाँ, ये तो काफ़ी कम टाइम है यार। नहीं, कम टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम है। फाउंडर कौन था चोल एम्पायर का? विजय आलय। और ये विजय, जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, कोई भी किंगडम या फिर जब भी कोई नया राज्य स्थापित होता था, कोई नई डायनेस्टी स्थापित होती थी, तो अपने किसी पिछले राज्य के सामंत होते थे। उसी प्रकार जो चोल हैं वो पल्लवास के सामंत थे, फ्यूडेटरी थे। स्टेट आइडेंटिटी, एम्ब्लेम क्या था इनका? एम्ब्लेम था टाइगर। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़ा था कि इसके बारे में, पांड्यास के बारे में, तो पांड्यास का एम्ब्लेम क्या था? पांड्यास का एम्ब्लेम था फिश। उसी प्रकार चोल डायनेस्टी का एम्ब्लेम है टाइगर। इसका फर्स्ट रूलर कौन था? फाउंडर कौन था? विजय आलय। लेकिन फर्स्ट रूलर कौन था? फर्स्ट रूलर था इल्लारा। और फेमस अर्ली रूलर था कारिकला। इनके बारे में जो बहुत एक बात पॉपुलर है, या फिर इनके बारे में जो रिकॉर्डेड पॉपुलर बात है, वो ये है कि इन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट नेवी मेंटेन कर रखा था, चोल डायनेस्टी के शासकों ने। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र चोल के बारे में। क्या है वो क्वेश्चन? कि फर्स्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी हु कॉन्क्यूअर श्रीलंका। चोल डायनेस्टी का पहला राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका को कॉन्क्यूअर किया था, श्रीलंका को जीता था? तो आंसर क्या है? आंसर है राजेंद्र चोल। नहीं, राजेंद्र चोल नहीं, राजेंद्र फर्स्ट, द फर्स्ट किंग ऑफ द चोल डायनेस्टी टू कॉन्क्यूअर श्रीलंका। राजेंद्र फर्स्ट ने ही पाल रूलर महिपाल को हराया था। पाल डायनेस्टी जो थी उस वक्त बंगाल का जो पूरा एरिया था, बंगाल, बिहार और इंक्लूडिंग, पहले तो डिवीज़न भी नहीं हुआ था ना, जैसे बंगाल का डिवीज़न 1905 में हुआ था, और उससे भी उसके बाद जो एक बार 1971 में हुआ था जब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। तो जिस टाइम की ये बात हो रही थी उस वक्त पूरा बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ हिस्सा, उस वक्त पे वहाँ पे शासन था पाल रूलर का। तो राजेंद्र फर्स्ट ने पाल रूलर महिपाल को हराया था। और वो थे तो सारे गंगा किनारे। बंगाल जो है, बिहार जो है, वो कहाँ पर है? वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, नॉट इन द बैंक बट उनके राज्य से पास करती है। तो उन्हें हराने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने अपने आप को गंगई कोंड चोल का टाइटल दे दिया, द चोल रूलर हु टुक द गंगा रिवर, गंगई कोंडा चोल। अब इनके टाइम पे हुआ क्या क्या था वो देख लो। राजेंद्र फर्स्ट ने एक नया कैपिटल स्टैब्लिश किया, गंगई कोंडा चोलापुरम। कब हुआ होगा ये? समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो है पाल रूलर्स को हराने के बाद, अपने आप को गंगई कोंड चोल का टाइटल देने के बाद। क्या था नया कैपिटल का नाम? गंगई कोंडा चोलापुरम। और कहाँ स्टैब्लिश हुआ था ये? कावेरी नदी के किनारे। राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर ही इनके कोर्ट में इनके 3 रत्न थे,
जैसे अभी तक हम पढ़ते क्या आ रहे थे, नवरत्न। एक तो था वो चंद्रगुप्त मौर्य टू के नहीं, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर थे नवरत्न। उसके बाद अभी हम जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें फिर अकबर के टाइम पे होगा नवरत्न। उसी प्रकार राजेंद्र फर्स्ट के कोर्ट में 3 रत्न थे, तमिल पोइट्री के 3 रत्न, जिसमें तीनों के नाम कुछ इस प्रकार है, कंबन, कुट्टन और पूगलेंदी। इसमें नाम तो तीनों ही पॉपुलर हैं, लेकिन एक नाम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है कंबन का नाम। कंबन का नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंबन ने ही तमिल में रामायण लिखा था। कंबन ने ही एक तमिल रामायण लिखा था तमिल भाषा में, जिसका नाम पड़ा कंबन रामायण। ओके, आर्टिस्टिक क्लाइमेक्स, ये डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराज, जो कि या तो इनके टाइम की है या नहीं, टाइम नहीं, शायद इन्होंने बनवाया है उसे। प्रेसाइडेड ओवर द क्लाइमेक्स ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग, लाइक हाँ, ब्रॉन्ज इमेज मेकिंग। मोस्ट नोटेबली किसका? डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, नटराज। नटराज भगवान की जो इमेज आप सभी ने देखी होगी वो इनके शासनकाल में बनाई गई थी। अब जैसे कि हर राजा की इलोजी होती है, प्रशंसा होती है, चाहे वो स्टोन इंस्क्रिप्शन पे या फिर किसी ताम्रपत्र पे, तो इनके भी अचीवमेंट्स के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सी इंस्क्रिप्शंस में? थिरुवालगांडू और कारांदी इंस्क्रिप्शन पर। ये नाम थोड़े से अजीब अजीब है, तमिल के नाम है, पर याद रखना कौन सी इंस्क्रिप्शन पे किस राजा के बारे में। अगला है कृष्णदेव राय। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था अमुक्त मल्लद, वो कृष्णदेव राय का ही लिखा हुआ था। तो कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो 1509 से लेके 1529 तक का जो शासनकाल है वो कृष्णदेव राय का है। तुलुवा डायनेस्टी का शासनकाल नहीं है। तुलुवा डायनेस्टी का शासनकाल उसके बगल में लिखा हुआ है, देखो 1505 से लेके 1570 तक। हर राजा के टाइटल थे, जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट का टाइटल क्या था? गंगाई कोंडा चोल। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू के भी अपने अपने टाइटल्स थे। उसी प्रकार कृष्णदेव राय जी के भी कुछ टाइटल्स हैं, जैसे कि अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य। मतलब इसका मतलब क्या है? लास्ट वाले का मतलब है रिस्टोरर ऑफ यवन और बीदर किंगडम। यवन किंगडम और बीदर किंगडम सेम। जो कृष्णदेव राय हैं वो खुद एक स्कॉलर थे तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में, और उन्होंने अमुक्तमाल्यद और जाम्बवती कल्याणम को ऑथर किया है। उन्होंने लिखा है अमुक्तमाल्यद, अभी मैंने ऊपर ही बता चुका हूँ कि एक पॉलिटी के बुक है, उस ज़माने की पॉलिटी की बुक है तेलुगु भाषा में। और जाम्बवती कल्याणम क्या है? जाम्बवती कल्याणम एक संस्कृत ड्रामा है। और इनके दरबार में थे 8 रत्न, 8। लेकिन वो सारे के सारे क्या थे? वो सारे के सारे लिटरेचर से जुड़े हुए थे, तमिल लिटरेचर से। ओके, डिफेंडर्स ऑफ अजमेर, ये बीच में क्वेश्चन आ गया था तो उसके बारे में लिख दिया मैंने। डिफेंडर्स ऑफ अजमेर टाइटल पे मत जाओ, चौहान डायनेस्टी, इसको रहने देते हैं, ये ना थोड़ा उसका पार्ट हो जाएगा। थोड़ा जो बेसिक है वो देख लो, फिर इसको पढ़ेंगे मिडिवल में, क्योंकि ये जो राजपूत किंगडम्स हैं वो मिडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा दे रखा है। खैर देख लो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो जो चौहान डायनेस्टी है वो अजमेर और दिल्ली में थी, कमांड कर रही थी। कौन सी? 12वीं हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी मतलब 1000 से 1100-1200 के आसपास। नहीं 12, ना, क्योंकि ना लड़ाई 1192 में हुई थी। हाँ वही सेम, लेटर हाफ द 12th सेंचुरी, ठीक है। लेटर हाफ मतलब 1150 के बाद से 11, अगर हम हाफ वहाँ से भी मान लें 1140 1150 से लेकर 1200 तक, तो वो हो गया उसका लेटर हाफ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि
इम्पोर्टेंट ये है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ये सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। और पृथ्वीराज का शासनकाल था 1178 से लेकर 1192 तक। इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब 2 इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ तराइन, लेकिन उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, हम इसे मेडिवल हिस्ट्री में ही देखेंगे। बस ये जान लो, इम्पोर्टेंट था ये सोमेश्वर चौहान वाला पॉइंट। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के फादर थे। हु वॉज द फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो वो है सोमेश्वर चौहान। मार्शल ट्रेडिशन। मार्शल ट्रेडिशन ये भी राजपूतों में पॉपुलर था। होता क्या था, जब राजपूत ऐसे ट्रेडिशन, शाक रिचुअल कौन परफॉर्म करता था? तो वो राजपूत परफॉर्म करते थे। होता क्या था शार्क रिचुअल, जब कभी भी राजपूत किंग्स को ये लगता था कि हार जो है, डिफीट जो है वो बिल्कुल सर्टेन है, अब या तो वो लड़ाई में वापस नहीं आ पाएंगे, इस लड़ाई में या तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो शार्क रिचुअल परफॉर्म करते थे। और ये राजपूत मेन द्वारा किया जाता था। जैसे कि राजपूत औरतों द्वारा जौहर किया जाता था, राजपूत मेन द्वारा किया जाता था, राजपूत वॉरियर्स द्वारा किया जाता था शार्क रिचुअल। ये याद रखना। बुद्धिस्ट नैरेटिव्स, द अजंता केव्स। अजंता केव से जो एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन लगा था मुझे, अजीब नहीं क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था तो मैं इसको अजीब बोल सकता हूँ, बट इट वॉज बिट ऑफ डिफरेंट, कि जो अजंता केव है उसमें कितने कितने रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं। जो अजंता केव है उसमें कितने रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं? सो देर आर 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स इन अजंता केव्स। नंबर्स पूछा था भाई, सीधा सीधा नंबर, कितने रॉक कट बुद्धिस्ट केव हैं अजंता केव के अंदर? सो इट वॉज 29। थियोलॉजी क्या है उसकी? दीवारों पे, अजंता केव की दीवारों पर बुद्धिस्ट सीन है, स्टोरीज़ हैं, रिलीजियस नैरेटिव्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, उस वक्त के शासनकाल के जानवर और चिड़ियाओं की नक्काशियाँ, नक्काशी नहीं, बनाई गई हैं गुफाओं के दीवारों पर। इंट्रिकेटिव ह्यूमन फिगर्स भी हैं जो कि गुफाओं की दीवार पर बनाए गए हैं, कार्व डायरेक्टली इनटू द रॉक फेसेस। अजंता केव्स मेन इंपॉर्टेंट क्या था? 29 रॉक बुद्धिस्ट केव्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स है कहाँ? अजंता केव्स है महाराष्ट्र में। अब ये मत पूछना महाराष्ट्र कहाँ है। ओके, द टेम्पल ऑफ भीतरगांव, ये वाला, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है कि ये स्थित कहाँ पर है कहाँ पर? तो भीतरगांव का जो ब्रिक टेम्पल है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कब बना था ये कब बना था? गुप्ता के शासनकाल में, और गुप्ता के फाउंडर थे श्री गुप्ता। ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा। इम्पोर्टेंट है कि भीतरगांव का जो टेम्पल है, ब्रिक टेम्पल, वो कहाँ लोकेटेड है? पंचायतन, पंच आयतन, पंच भी आयत भी, आयत बिकॉज ऑफ दैट 4 साइड्स रेक्टेंगुलर शेप, और पंच क्योंकि 5 इसमें स्थित हैं। 5 स्थित क्या है इसमें? 5 स्थित है मंदिर। तो क्वेश्चन ये है कि जो पंच आयतन होता है, पंच आयतन, उसमें कितने मंदिर होते हैं? तो होते कितने टेम्पल्स? 5, देयर आर 5 टेम्पल्स इन पंच आयतन। किस प्रकार? बीच में जो है वो मेन डाइटी होते हैं, मेन भगवान होते हैं, और उसके सराउंडिंग्स 4 और होते हैं, 4 सब्सिडियरी टेम्पल्स। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन पंच आयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो 5 टेम्पल्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस टेम्पल के, जैसे कि
खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल, ये देख लो ना, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल, भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल और एक दशावतार टेम्पल। कंदारिया महादेव टेम्पल, ये टेम्पल्स इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, रीज़न कि कब बना था, कहाँ पर है, किसे डेडिकेटेड है। तो कंदारिया महादेव टेम्पल जो है वो खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो है कहाँ पर, खजुराहो है मध्य प्रदेश में। और किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। नाम में ही महादेव लगा है यार, कंदारिया महादेव टेम्पल भगवान शिव को स्थित है। बनवाया किसके द्वारा गया था, तो ये चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। चंदेल डायनेस्टी, इसमें दो नाम, जो इसमें एक नाम जो है जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है, याद रखना। जेजा भुक्ति के चंदेल शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। और बनवाने वाला कौन था, बनवाने वाले थे धामदेव। ये जो है वो रूलर का नाम है। यहाँ पे 999 CE लिखा हुआ है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम BC। BC अलग है, CE अलग है। इसको BC मत समझ लेना, बिफोर क्राइस्ट मत समझ लेना। ओके, चंदेल डायनेस्टी का कुछ डिटेल। इनका शासनकाल 831 से 1202 AD तक था। CE को ही AD बोलते हैं, CE को BC नहीं बोलते। फाउंडर कौन था, नन्नुक चंदेल। कैपिटल कहाँ कहाँ पे था, खजुराहो, महोबा और कालिंजर। तो इसके बारे में जानना क्या था, कंदारिया महादेव के टेम्पल के बारे में, कि बनवाया किसने, चंदेल डायनेस्टी ने। कहाँ पर है ये, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो चंदेल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, फाउंडर है नन्नुक चंदेल। बस, इससे रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लो, इसका लोकेशन वगैरह कहाँ पर है। बृहदेश्वर मंदिर का लोकेशन, बृहदेश्वर मंदिर का लोकेशन है बृहदेश्वर मंदिर का लोकेशन है तंजावुर, तमिलनाडु में, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बिल्डर्स कौन थे, बिल्डर्स है राजा राजवन। ओहो, राजा राजवन के बारे में हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। राजा राजवन थे कौन, राजा राजवन चोल डायनेस्टी के शासक थे, चोल डायनेस्टी। स्टाइल क्या है, द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ना, वो साउथ में जो टेम्पल्स बनते हैं उनका स्टाइल होता है, तरीका होता कि किस फॉर्मेट में मंदिर है, जिसमें भगवान कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ पर है, मेन गेट कहाँ पर है, पूजा हॉल कहाँ पर है, वो सब एक तरीके से उसे बनाया जाता है। अगर ये इंडिया के दक्षिण हिस्से की बात है, अगर हम नॉर्दर्न हिस्से की बात करें, नॉर्दर्न साइड की, तो वहाँ पे बनता है नगर स्टाइल टेम्पल, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये राजा राज फर्स्ट द्वारा। और ये जो मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और इसको राज राजेश्वर, जो कि इसको राजा राज फर्स्ट ने बनवाया था, तो इसको राज राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। और ये टेम्पल भी भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। यहाँ पे कुछ और टेम्पल्स हैं जो कि द्रविडियन स्टाइल में हैं, जैसे कि कांचीपुरम का कैलाश नाथ टेम्पल, कांचीपुरम का कैलाश नाथ टेम्पल। और राजा राज 2 द्वारा बनाया गया और टेम्पल है ऐरावतेश्वर टेम्पल। देख लो, दोनों में अलग अलग है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो राजा राज फर्स्ट द्वारा बनाया गया है,
और ये ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है वो राजा राज सेकंड द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसालेश्वर मंदिर लोकेशन कहाँ है होयसालेश्वर मंदिर की? कर्नाटक में, हेलबीड। नाम थोड़ा सा अजीब है पर याद रखना, हेलबीड। तो इससे क्वेश्चन ये है कि किससे बना है ये, इसे बनाने में क्या यूज़ किया गया है। जो होयसालेश्वर टेम्पल है इसे बनाने में कौन सा स्टोन यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लैक शीट स्टोन। ब्लैक शीट स्टोन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक शीट स्टोन। होयसालेश्वर टेम्पल को बनाने में ब्लैक शीट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। और ये मंदिर यानी होयसालेश्वर मंदिर भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और इसे 2003 में शामिल किया गया था। किसके द्वारा? होयसाल किंग के द्वारा। होयसाल किंग के बारे में ज़्यादा जानकारी, सॉरी माफ़ करना, होयसाल किंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक्चुअली लूसेंट में तो नहीं है। ओके, डायनेस्टी का डिटेल देख लो इसका। होयसाल एरिया जो था वो 1173 एडी से लेकर 1342 तक था और इसका फाउंडर था वित्तिगदेव विष्णुवर्धन। कौन था इसका फाउंडर? वित्तिगदेव विष्णुवर्धन। ये एक ही इंसान का नाम है, अलग अलग इंसान का नाम नहीं है, सो केयरफुल। कैपिटल कहाँ था इसका? द्वार समुद्र, कर्नाटक। मंदिर का लोकेशन कहाँ है? हेलबीड, कर्नाटक। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था इस टेम्पल को, होयसालेश्वर टेम्पल को? साल 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन मंदिर। ओ माय गॉड, कोणार्क सन मंदिर ये उड़ीसा में है। और ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये जो मंदिर है वो एक रथ के शेप में है। किस शेप में है? रथ के शेप में। और जिसमें उस शेप में ही इसमें 24 व्हील्स कार्व की गई हैं। एक स्टोन को मंदिर बनाया गया है और स्टोन में कार्व करके एक व्हील का डिज़ाइन दिया गया है। एक्चुअल का चक्का नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा जो कार्विंग है, पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है वो व्हील की है। 24 व्हील्स और 7 हॉर्सेस, 7 हॉर्सेस के भी डिज़ाइन है भैया। और कहाँ पर है ये? कोणार्क सन टेम्पल। ये है उड़ीसा में। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्लैक पगोड़ा। सही से तो एक बार होता नहीं है यार, क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। स्टेटस क्या है इसका कि ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रेड सैंड स्टोन से। इससे पहले जिस मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे वो किससे बना हुआ था? ब्लैक शीट स्टोन से। और ये बना हुआ है रेड सैंड स्टोन से और ब्लैक ग्रेनाइट से। इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। होयसालेश्वर टेम्पल जो था उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में शामिल किया गया था। और यह जो टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, इसे 1984 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। फीचर आप देख चुके हैं, 24 व्हील, 7 घोड़े। ओके, थुलुवा एडिफिस। तुलुवा एडिफिस नहीं, तुलुवा किंगडम किंग कृष्णदेव राय के बारे में हमने अभी ऊपर देखा भी था, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उन्होंने ऑथर के बारे में, उनके स्कॉलर्स के बारे में। और ये कुछ बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरल एक्सपेंशन है जो कृष्णदेव राय जी के बारे में टाइम पर हुई हैं, जैसे कि विजया महल। एक मिनट, जैसे कि विजया महल, ये भी कृष्णदेव राय जी के टाइम पे ही बना है। हजार राम टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल।
और ये सारी की सारी की जो तीनों जो मोनूमेंट्स हैं इनके अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं। विजय महल, प्लेस ऑफ विक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है हज़ारे राम टेम्पल, एन इंट्रिकेट रॉयल चैपल नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव नैरेटिव रिलीज। इसको छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि ये जो तीनों हैं, विजय महल, हजार राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनी है। और कृष्णदेव राय कौन थे? कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट, ये जो दो स्टेप वेल्स हैं, रानी की वाव और निमराना स्टेप वेल, इसको अच्छे से डाल लो दिमाग में, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो जो रानी की वाव जो है वो पाटन गुजरात में लोकेटेड है। किसके द्वारा बनवाया गया था ये उस वक्त सोलंकी डायनेस्टी की रानी उदयमती द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सोलंकी डायनेस्टी की रानी उदयमती द्वारा। किस लिए? राजा भीमदेव की मेमोरी में। इसको स्टेप वेल भी कहा जाता है, क्वींस स्टेप वेल, नाम ही वैसा है, रानी का वाव, तो यहीं से कंफर्म है। क्या नाम है इसका? क्वींस स्टेप वेल। कहाँ लोकेटेड है? पाटन गुजरात में। और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल कर लिया गया था, 2014 में। ये याद रखना, पहला कि ये है कहाँ पर, दूसरा बनवाया किसने, और तीसरा अगर यूनेस्को साइट में ये है। ये तो पूछ सकता है कि कौन से ये ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा यूनेस्को साइट में है, कौन सा यूनेस्को साइट में नहीं है, और अगर है भी तो फिर कौन से साल में। ऊपर से हम देखते आ रहे थे, पहले कौन सा, होयसालेश्वर टेम्पल 2023 में, फिर कौन सा था, सोनार्क टेम्पल। सोनार्क टेम्पल कब था यार? सोनार्क टेम्पल भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 1984 में ही था वो। और अब है ये रानी की वाव, ये कब आया हेरिटेज साइट में? ये आया है 2014 में। एक तरफ है निमराना स्टेप वेल, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? राजस्थान में, अलवर राजस्थान में। एंड 12 स्टोरी डीप, 12 मंजिला डीप स्टेप वेल है ये। फंक्शन वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन ये है नहीं, ये किसी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। ये टूरिस्ट स्पॉट ज़रूर है पर यूनेस्को साइट में नहीं है। मैं बस बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। रानी की वाव जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, निमराना स्टेपवेल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। बी श्योर ऑफ दैट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। पार्ट 3 के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।